नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे इस टॉप 30 परिवार की ओर से इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयाँ मेरे भाई। ये नव वर्ष आप लोग के लिए मंगलमय हो और आप सभी इस नव वर्ष अपने सपने को साकार करें मेरे भाई। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। तो मेरे भाई आज है 1 जनवरी 2025। तो एक बार फिर से आप लोग के लिए एक बार फिर से मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो मेरे भाई आज के दिन हम लोग इस साल की शुरुआत हम एक नए श्लोक के साथ करने वाले मेरे भाई। तो कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोग के लिए आज लेकर आया हूँ। कहा जाता है ना कि जीत लो हर वो लम्हा, जीत लो हर वो लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर वो लम्हा जीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं मेरे भाई, वक्त नहीं आता है। लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं आता है मेरे भाई। सो प्लीज़ इसी बात पर हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि एक बार अगर समय बीत जाता है तो वो कभी लौट कर नहीं आता है मेरे भाई, केवल तो रह जाती हैं बस यादें। तो इसलिए हम लोग समय को गवाए बगैर हम इस नए वर्ष की शुरुआत अपने सपनों को पूरा करने के लिए करेंगे मेरे भाई। आज की शुरुआत हम अपने सपनों के लिए करेंगे। आज से हम लोग अपने सपनों के लिए आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। तो चलिए हम लोग समय को गवाए बगैर हम सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पर मेरे भाई। हम लोग का चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग अपने इंडियन मूवमेंट के ऊपर मेरे भाई। जो भारत में संग्राम चल रहे हैं उसी के ऊपर हमारी बात चल रही थी, और इसमें हम लोग कई सारे क्लास ले चुके हैं, जिसमें हम लोग नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुका है। तो आज हमारी बातें उससे जस्ट आगे होने वाली है मेरे भाई। तो आज आपके लिए हमारी स्लाइड में है मेरे भाई, ठीक ना, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट 1919। तो आज हम लोग रॉलेट एक्ट को पूरे विस्तार से समझने वाले हैं कि रॉलेट एक्ट का इतिहास क्या रहा है, क्यों रॉलेट एक्ट को लाया गया, उसके पीछे का कारण क्या है, और रॉलेट एक्ट से क्या क्या हमारे देश में उसके क्या प्रभाव रहे हैं, उसके क्या परिणाम रहे हैं मेरे भाई। इन तमाम मुद्दे को आज हम लोग डिटेल से सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हम लोग अपने सीधे टॉपिक पर। हम लोग का आज टॉपिक है रॉलेट एक्ट 1919, और इसी में हम लोग सत्याग्रह की बात करेंगे, और उसके बाद यहीं पर हमारी बातें होगी जलियांवाला बाग जनसंहार। तो हम सभी टॉपिक को यहाँ पर डिटेल से बात करने वाले मेरे भाई। सो प्लीज़ आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए मेरे भाई। तो आइए चलते हम लोग समय को गवाए बगैर हम सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पर मेरे भाई। तो सबसे पहले तो बात ये होता है कि जो रॉलेट एक्ट है इसका उद्देश्य क्या था, आखिर ये क्यों लाया गया था हमारे देश में इस रॉलेट एक्ट को मेरे भाई। तो इस रॉलेट एक्ट का एकमात्र उद्देश्य था हमारे भारत में पनप रहे स्वतंत्रता के लिए मेरे भाई, हमारे देश में जो फैल रही राष्ट्रीयता की जो भावना है, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए इस रॉलेट एक्ट को लाया गया था। इसका केवल एक ही उद्देश्य था, हमारे देश में उत्पन्न हो रही राष्ट्रीयता की भावना, पनप रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने ये रॉलेट एक्ट लेकर आया था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था, हमारे क्रांतिकारियों को दबाने का, हमारे राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का। इसका एक मुख्य यही उद्देश्य था, जिससे कि वो चाह रहे थे कि इस देश के अंदर राष्ट्रीयता की भावना न उत्पन्न हो और लोग जागरूक होकर अपने हक की मांग न करें, हमसे युद्ध ना करें। क्योंकि आपको पता है कि ये जो रॉलेट एक्ट है इसकी शुरुआत होती है आपका कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध के आसपास से। तो आपको पता है जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से लेकर 1918 तक चला था, और उसी के बीच हमारे देश में गांधी जी बहुत सारे मूवमेंट चला चुके थे, जिसमें से आपने देखा होगा कि हमारा जो पहला आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह चलाया गया था वो आपका था चंपारण आंदोलन। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद आंदोलन किया, उसके बाद लगातार और बहुत सारे आंदोलन करते रहे, जिससे कि गांधी जी के साथ साथ हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना अब बहुत तेजी से आगे फैलने लगी थी और लोग जागरूक होने लगे थे, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन करना आरंभ कर रहे थे। तो इन सभी को देखते हुए अंग्रेज थोड़े से भयभीत हो गए थे, और वो इन सभी गतिविधियों को, राष्ट्रीयता की भावना को, इस सभी को दबाने के लिए इस रॉलेट एक्ट को लाया गया था। तो आइए चलते हैं हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं कि रॉलेट एक्ट का इतिहास क्या रहा है मेरे भाई। तो आइए देखते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले तो इसका उद्देश्य आप समझ लीजिए
तो इसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई, मैंने अभी आपको समझा दिया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। हमारे देश में पनप रहे राष्ट्रीयता की भावना और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना, इसका मुख्य उद्देश्य था मेरे भाई। अब बात यह है कि हमारे देश में जो राष्ट्रीयता की भावना और क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, क्यों बढ़ रही थी, आखिर इस गतिविधियों को बढ़ाने का कारण क्या था कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रीयता की भावना आगे बढ़ी, इसके पीछे कारण क्या था। इसके पीछे का कारण है मेरे भाई प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों से बोला था कि अगर आप लोग इस युद्ध में हमारा सहयोग करते हैं और हम जीत जाएंगे तो आप सभी लोग को स्वतंत्र कर देंगे। ये बातें अंग्रेजों से हुई थी, लेकिन अंग्रेज जब जीत जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध तो अपनी बातों से मुकर जाते हैं और वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं, जिससे कि भारतीयों के मन में एक रोष पैदा हो जाता है, एक असंतोष पैदा हो जाता है। कहीं ना कहीं वही असंतोष धीरे धीरे आगे बढ़कर वो क्रांतिकारी गतिविधियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है मेरे भाई। तो यही है पूरी कहानी। आइए समझते हैं। हमारी बातें यहाँ होती हैं कि भैया ये राष्ट्रीयता की भावना और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ये लाया गया था, तो ये गतिविधियाँ उत्पन्न क्यों हुई, उसके पीछे कारण क्या था। कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण तो अंग्रेज खुद ही थे, वो खुद उस कारण थे, ठीक है ना, उसका कारण वो खुद थे, लेकिन फिर भी वो हमें दबाना चाह रहे थे। तो इसका आइए समझते हैं, राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ने का कारण क्या था। हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो राष्ट्रीयता की भावना और क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ रही है हमारे देश के अंदर, इसका कारण क्या है। तो मेरे भाई इसका कारण है प्रथम विश्व युद्ध। मैंने अभी आपको बताया है ये जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक जो चला था, इस दौरान भारतीयों से किए गए वादों से मुकरना, यानी कि अंग्रेजों ने भारतीयों से जो वादे किए थे वो उससे मुकर गए थे। तो पहला तो कारण यही था कि वो उन्होंने जो वादा किया था भारतीयों से कि अगर हम ये युद्ध जीत जाते, अगर ये युद्ध हम जीत जाते हैं तो हम आप लोग को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहला तो यही कारण है मेरे भाई, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से किए गए वादों से अंग्रेजों का जो मुकरना था, ये उसका पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि इस युद्ध में जज्बात, ठीक ना, जाबाज हमारे जो देशभक्त थे उनके द्वारा स्वतंत्रता के लिए जो कार्य किए गए थे, उस कार्य को इन्होंने उग्र तरीके से प्रदर्शित किया था। यानी कि हमारे जो देशभक्त जाबाज सिपाही थे जिन्होंने इनके साथ युद्ध में लड़ा था, उस युद्ध में हमारे सिपाहियों को एक उग्र तरीके से प्रदर्शित किया गया। ये भी कहीं ना कहीं रोष का एक कारण बन जाता है मेरे भाई। और तीसरा कारण ये है कि नौकरशाही के दमन चक्र, यानी कि यहाँ के जो अधिकारी लोग थे एकदम दमन किए जा रहे थे हमारे भारतीयों के ऊपर। वो भारतीयों का केवल शोषण कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, केवल और केवल शोषण। ठीक है मेरे भाई, वो राज्य के नाम पर वो केवल शोषण कर रहे थे भारतीयों का। तो कहीं ना कहीं नौकरशाही का जो दमन चक्र है ये भी जिम्मेदार है हमारे गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, हमारे क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना को उत्प्रेरित करने के लिए ये भी जिम्मेदार है। और चौथा पॉइंट ये है कि युद्ध काल में भी इन्होंने क्या किया, धन एकत्रित करने का काम नहीं छोड़ा, अर्थात इन्होंने युद्ध के समय भी भारतीयों से टैक्सेशन का काम करते रहे, वो टैक्स लेते रहे मेरे भाई। ये भी हमारा एक मुख्य कारण हो जाता है हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत होने का, हमारे अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने का। ये भी एक मुख्य कारण हो जाता है मेरे भाई, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अगला इसका कारण यह है कि सिपाही भर्ती में सरकार द्वारा कठोरता बढ़ते जाने का कारण, यानी कि सिपाही भर्ती जब हो रही थी तो वहां पर भी भारतीयों के साथ कठोरता बढ़ती गई थी। ये भी कारण है हमारे अंदर असंतोष फैलने का। तो एक कारण नहीं होता मेरे भाई, कोई भी आंदोलन एक कारण से नहीं पैदा होता है, उसके पीछे कारणों के बहुत सारे कारण होते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं एक आंदोलन और एक क्रांति होती है मेरे भाई। तो ये सभी उसके तमाम कारण हैं। अगला कारण है मेरे भाई, इसमें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता में तीव्र असंतोष था। ये सभी घटनाओं के बाद ये जो सरकार थी अंग्रेजी सरकार, उसके खिलाफ हमारे भारतीयों के अंदर एक असंतोष उमड़ गया था, एकदम अंदर एकदम ज्वाला भड़क गई थी कि कब हम इन अंग्रेजों को गला दबोचे हम लोग। ये सभी चीजें हमारे भारतीयों के अंदर पनप रहा था मेरे भाई, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में उग्रवादी घटनाएं घटित होने लगी। ये सभी इसके कारण थे हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए मेरे भाई, हमारे अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को उत्पन्न करने के लिए। इन्हीं कारणों की वजह से हम इतने उग्र हुए, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागी और हमारी इस भावना को दबाने के लिए इन्होंने ये
एक्ट पास किया था। ये है इनका काला सच मेरे भाई। आप समझिए कि आखिर ये आया कैसे, रॉलेट एक्ट आने का कारण क्या था, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। इतिहास समझिए रॉलेट एक्ट का कि आखिर ये आ क्यों रहा है। आने के लिए मजबूर भी तो इन्होंने ही किया था ना हम लोग को। तो ये सभी चीजें हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा मेरे भाई। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है मेरे भाई। तो अब बात ये करते हैं अपने इस रॉलेट एक्ट की हिस्ट्री पर, थोड़ा सा इसके इतिहास को भी समझ लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे रॉलेट एक्ट बना, क्यों बना, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, इन सभी को समझते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट के। तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो रॉलेट एक्ट आया है कहीं ना कहीं गांधी जी के इस आंदोलन से हमारे देश में क्या था कि राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेजी से फैलने लगी, लोग जागरूक होने लगे और लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होते चले गए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अंग्रेज घबरा गए थे, वो एकदम घबरा गए थे। उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस देश की जो सत्ता हमारे हाथों में है, अगर ये देश के लोग जागरूक हो गए, उग्र हो गए, तो कहीं ना कहीं हमें छोड़कर भागना पड़ेगा। तो इन सबको, इन शक्तियों को दबाने के लिए क्या किए, इन्होंने एक नया कानून लाया मेरे भाई। तो इसी का इतिहास हम लोग यहाँ समझना है मेरे भाई। तो यहाँ पर मैंने आपको नोट आउट भी किया है पहला पॉइंट कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलनों, जिसमें से चंपारण आंदोलन आपको पता है 1917 में किए थे, ठीक ना। अहमदाबाद आंदोलन ये 1918 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा दूसरा आंदोलन चलाया गया था। और खेड़ा आंदोलन ये भी 1918 में हुआ था मेरे भाई। ऐसे बहुत सारे गांधी जी ने छोटे छोटे आंदोलन किए थे शुरुआत में। तो इनसे देश में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने लगे। तो यही कह रहा कि देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने जस्टिस सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की थी। ये जो सिडनी रॉलेट है एक जज हुआ करता था मेरे भाई। ये अंग्रेजों के जमाने का जज था सिडनी, जिसका नाम है सिडनी रॉलेट। इसकी नियुक्ति हुई कि भाई तुम जाओ भारत में देखो कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसमें कौन कौन से लोग शामिल है, कितने दूर तक ये हमारा षड्यंत्र फैला हुआ है, और इसके लिए कौन से कानून बनाया जाए जिससे इनको दबाया जा सके। इसलिए इस जज की नियुक्ति की जाती है मेरे भाई, जिसका नाम है सिडनी रॉलेट। इसी के नाम से ये रॉलेट एक्ट बनता है मेरे भाई। अभी तो सिडनी की नियुक्ति हुई, समझिए, अभी रॉलेट एक्ट की नियुक्ति नहीं हुई है, अभी सिडनी की नियुक्ति हुई। एक जज है, इसकी नियुक्ति हुई केवल ये परखने के लिए कि हमारे खिलाफ भारत के अंदर जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इस षड्यंत्र में कौन कौन से लोग शामिल हैं और कितनी कितनी दूर तक ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका पता लगाओ। और पता लगाकर ये बताओ कि इसको दबाने के लिए, इसका अंत करने के लिए हमें कौन सा नया कानून लाना पड़ेगा देश के अंदर, भारत में, जिससे हमारे खिलाफ ये जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं इसको अपने रास्ते से हम हटा सकें। इसलिए इस सिडनी का क्या होता है, नियुक्ति किया जाता है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। आइए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यही बातें है कि अंग्रेजी सरकार ने जस्टिस सिडनी रॉलेट की नियुक्ति कर देता है, ठीक ना, जिसे इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हैं और इनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। ठीक है मेरे भाई, ये सिडनी को यह जिम्मेदारी दिया गया था कि जाओ तुम भारत और वहां जाके देखो कि इस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कौन कौन से लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और ये षड्यंत्र कितने दूर तक फैला हुआ है। अगर फैल भी गया है तो इसको दबाने के लिए, इसको कुचलने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए हमें किस प्रकार के कानून बनाने पड़ेंगे, इन सब की जांच करने के लिए ये क्या करता है, सिडनी को भेजता है भारत में मेरे भाई। तो यही कहानी है। इसके लिए अब 1917 में रॉलेट समिति का गठन होता है, ठीक है मेरे भाई। इन सब की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, एक रॉलेट समिति का गठन किया। उस समिति का अध्यक्ष सिडनी रॉलेट होता है मेरे भाई। उस समिति का अध्यक्ष सिडनी रॉलेट होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो रॉलेट समिति का गठन होता है मेरे भाई, रॉलेट समिति का गठन 1917 में होता है और इसका जो अध्यक्ष होता है मेरे भाई, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसको भी समझना पड़ेगा, इसका जो अध्यक्ष होता है वो सिडनी रॉलेट होता है। सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट ये इसका अध्यक्ष होता है। और इस समिति के गठन होने के बाद ये समिति क्या करती है, वो ये सभी चीज़ों की जांच करती है। जांच करने के बाद अब क्या करती है कि रॉलेट समिति के सुझाव पर
अब 6 फरवरी 1918 में इसी के सुझाव पर इसने जांच किया और कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो यही कहानी यहाँ पर है कि रॉलेट समिति के सुझाव पर 6 फरवरी 1918 में केंद्रीय विधानमंडल में 2 विधेयक पेश किया गया। यानी कि ये जो रॉलेट समिति है, इन्होंने जो इनको काम दिया गया था कि जाओ तो इसकी जांच करो, वो जांच करके इन्होंने क्या किया कि अपना एक सुझाव पेश किया। ठीक है ना, उन्होंने अपना एक सुझाव क्या किया, उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में पेश किया 6 फरवरी 1918 को। इन्होंने ये जो उन्होंने सुझाव पेश किया उसके अंतर्गत 2 विधेयक थे। इन दोनों विधेयक में से एक विधेयक जो था वो हमारे परिषद में भारतीय सदस्यों के द्वारा विरोध करने के बावजूद भी उसको पास कर जाता है। ये इतना बड़ा इसका षड्यंत्र होता है मेरे भाई कि यहाँ पर जो 2 विधेयक पेश किए जाते हैं विधान परिषद के अंदर, उसमें से एक विधेयक का भारतीय सदस्यों ने पूरी तरीके से उसका विरोध कर दिया, लेकिन फिर भी उसको पास कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो यही कहानी यहाँ पर है कि विधेयक जो है परिषद के भीतर, एक विधेयक जो था वो परिषद के भीतर भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद भी इसे पारित कर दिया जाता है। और इस संबंध में सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिश पेश की थी, इन सभी के संबंध में जो सिडनी रॉलेट समिति थी, जो इन्होंने अपनी सिफारिश पेश की थी, उसी सिफारिश का नाम है रॉलेट एक्ट मेरे भाई। वही आगे चल के एक्ट बनता है। इन्होंने सिडनी समिति ने, जो रॉलेट सिडनी समिति जो बनाया गया था, इन्होंने एक सुझाव पेश किया था सरकार को कि ऐसा ऐसा अगर हम किए करें तो कहीं ना कहीं इन क्रांतिकारी गतिविधियों को हम दबा सकते हैं, अपने रास्ते से हटा सकते हैं जो हमारे रास्ते का कांटा बने हुए हैं। तो उसके इस सुझाव को ही हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आगे इसका जो सुझाव है आगे एक एक्ट बन जाता है। अभी एक्ट बना नहीं है, अभी उन्होंने केवल सुझाव दिया था। ठीक ना, उन्होंने 2 विधेयक के रूप में, और उसमें से उन दोनों विधेयक में से एक विधेयक का विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया हमारे विधानसभा के अंदर, लेकिन फिर भी उस विधेयक को पास कर दिया जाता है। और उसी विधेयक के अंदर ये जो समिति थी रॉलेट समिति, उसकी सुझाव थी, और उसी सुझाव को हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। तो यही कहानी यहाँ कहा जा रहा है कि संबंध में सिडनी रॉलेट समिति ने जो सिफारिश पेश किया था उसे रॉलेट एक्ट कहा गया मेरे भाई। सिडनी रॉलेट समिति ने जो सुझाव पेश किया था मेरे भाई, उसी को रॉलेट एक्ट कहा गया। अब इसी के आधार पर मेरे भाई 26 जनवरी 1919 में रॉलेट एक्ट की स्थापना की जाती है। अभी समझिए, अभी केवल और केवल वहाँ से विधेयक पास हुआ है, उसके बाद उसकी स्थापना हुई है, अभी पारित नहीं हुआ है, अभी ये एक्ट नहीं बना है मेरे भाई, बाद में उसको एक्ट कहेंगे। अभी तो केवल और केवल उसने अपनी सिफारिश को पास कराया है, उसने अभी और केवल विधेयक को पास कराया है। लेकिन आगे चलकर इसी आधार पर 26 जनवरी 1919, ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट की स्थापना कर दिया जाता है। और आगे चलकर 18 मार्च 1919 को दिल्ली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1919 को इसकी स्थापना होती है और 18 मार्च 1919 को दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इसको पास कर दिया जाता है, अर्थात इसको कानून बना दिया जाता है। अब जाकर ये रॉलेट सुझाव जो था, अब जाकर वो रॉलेट एक्ट बन जाता है। अब इस एक्ट जब बन जाता है मेरे भाई, इस एक्ट का जो सरकारी नाम था, इस एक्ट का जो रियल नाम था मेरे भाई, वो था अराजक और अपराध अधिनियम 1919। अराजक और अपराध अधिनियम 1919 ये था इसका असली नाम, ये उसका सरकारी नाम है मेरे भाई, अराजक और अपराध अधिनियम 1919। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि कब इसका गठन हुआ। सबसे पहले तो आपने देखा कि रॉलेट, सिडनी रॉलेट की नियुक्ति होती है, उसके बाद उसकी अध्यक्षता में सिडनी एक रॉलेट समिति बनाई जाती है और समिति को काम सौंपा जाता है कि भारत में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों और राष्ट्रीयता की भावना को हटाने के लिए हमें कौन कौन से कानून लाने पड़ेंगे और ये कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी जांच करो। जब इसकी जांच हो जाती है तो जांच करने के बाद ये जो समिति है ये प्रस्ताव पेश करती है, अपना सुझाव देती है सरकार को।
और ये जो सुझाव है ये जाकर विधान परिषद में पेश किया जाता है और उसमें से उस सुझाव में से एक सुझाव को भारतीयों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है, फिर भी उसको पास कर दिया जाता है। और इसी के आधार पर आगे चलकर 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट की स्थापना होती है, जो कि आगे फिर बढ़ता है समय और आता है 18 मार्च 1919। 18 मार्च 1919 को दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा उसको पारित कर एक्ट बना दिया जाता है मेरे भाई। और उसी का जो सरकारी नाम है अराजक और अपराध अधिनियम 1919, इसको भी आपको ध्यान देना है। आइए चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं और भी क्या है इस रॉलेट एक्ट में। अब बात करते हैं कि इस रॉलेट एक्ट की विशेषता क्या थी, आखिर क्यों इतना प्रदर्शन हो रहा था, इतना तोड़फोड़ हो रहा था हमारे देश में। तो इसकी विशेषता ये थी मेरे भाई, आप समझिए इसकी विशेषता बड़ी खतरनाक है। इसमें क्या कहा गया था कि जो ब्रिटिश सरकार है इसको यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। इसके अंदर ये प्रावधान किया गया था मेरे भाई, ये कितना गंदा प्रावधान था। केवल शक के आधार पर हमारे भारतीयों को गिरफ्तार किया जा रहा था और मुकदमा चलाए बगैर उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है ना। इसी को कहा गया था काला कानून मेरे भाई, भारतीयों ने इसको काला कानून का नाम दिया था। इसी को कहा जाता है बिना वकील बिना दलील का नियम। ये बिना वकील बिना दलील का कानून है मेरे भाई। इसमें कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, केवल शक के आधार पर उनको पकड़ा जाएगा और बिना मुकदमा चलाए कोई वकील भी नहीं आपको दिया जाएगा और आप कोई वकील को हायर भी नहीं कर सकते हैं, आपको सीधे जेल में बंद कर दिया जाता था। ये इतनी गंदे तरीके से ये एक्ट को लाया गया था, इस एक्ट के अंदर इतना गंदा नियम बनाया गया था हमारे भारतीयों के लिए मेरे भाई। तो आइए समझिए बातों को। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इसमें ब्रिटिश सरकार को अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो भारतीयों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद कर सकती थी मेरे भाई। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा करने वाले का नाम जानने का भी अधिकार नहीं था मेरे भाई। यानी कि अपराधी के ऊपर अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा किया किसने है इसका भी उसको जानने का अधिकार नहीं था, ये भी अधिकार समाप्त कर दिया गया था। अगर मेरे ऊपर कोई एफआईआर किया है तो हम ये नहीं पूछ सकते थे उस समय कि एफआईआर किसने किया है, क्यों किया है, ये अधिकार भी हमारा समाप्त कर दिया गया था 1919 में मेरे भाई। ये था हमारा काला कानून। अब देखिए काला कानून का काली सच्चाई क्या है। तो आइए अगला बात देखते हैं कि अब इसमें क्या था कि किसी भारतीय को राजद्रोह का केस लगा दिया जाता था और जिसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा किया जाता था मेरे भाई, उसकी सुनवाई एक नए न्यायालय में होती थी, ठीक है ना। उसके लिए एक नया न्यायालय बनाया गया था। वही कहा जा रहा था यहाँ पर कि राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी कि जिस भारतीय के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था उसकी सुनवाई एक अलग न्यायालय में होगा और वहाँ पर सभी के सभी केवल अंग्रेज थे और वो अपने मन का हमारे भारतीयों को प्रताड़ित कर रहे थे। अगला पॉइंट इसमें है मेरे भाई कि राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मतलब कि अगर किसी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है तो उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई वकील नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगा, केवल और केवल फांसी होगी, सजा होगी, कुछ और नहीं होगा। ये था काला कानून। अगला बात इसमें कहा गया है कि इस नियम के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारी जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उसके अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। अब हमारे जो प्रेस की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है, वो भी छीन लिया गया था। अखबार छापना बंद कर दिया गया था, अब अखबार बेचना बंद कर दिया गया था। ये था काला कानून। अब देखिए इस काले कानून की काली सच्चाई क्या है। अब भारतीयों ने इसे काला कानून कहा मेरे भाई, इसी को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। इसी नियम को इसी एक्ट को जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, इसी को भारतीयों ने काले कानून की संज्ञा दी है और इसी को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं आगे देखते हैं और भी क्या है इस रॉलेट एक्ट में। अब आता है अगर ये सभी चीजें हो रहे थे तो इसका परिणाम क्या निकला हमारे देश में, इसका परिणाम भी हमें समझना पड़ेगा कि जब ये एक्ट आया, इतने सारे प्रदर्शन हुए, वगैरह वगैरह हुआ, इतने नियम कानून आए, तो ये नियम कानून को देखकर भारतीयों के अंदर एकदम क्या कहा जाए कि एकदम सबके सब आग बबूला हो गए। एकदम मन के अंदर तो ज्वालामुखी फटने लगी सभी भारतीयों के अंदर। बस उनका इच्छा यही था कि कैसे करके हम अंग्रेजों को गला दबोचे। तो उसका परिणाम आइए देखते हैं क्या उसका परिणाम यहाँ रहा है मेरे भाई।
तो आइए देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है जब रॉलेट एक्ट 1919 जो आता है हमारे देश के अंदर। तो इसका परिणाम आइए देखते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट है मेरे भाई कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गया। पहला तो यही हुआ कि इसका जो ये एक्ट था, ये काला कानून था। यहाँ ये जो कानून बनाया गया था, इससे कोई भारतीय संतुष्ट नहीं था और सभी भारतीय क्या किए, इसके लिए विरोध प्रदर्शन करना आरंभ कर दिए और देश के कोने कोने में विरोध होने लगा था। अगला पॉइंट ये है कि इसमें जो मदन मोहन मालवीय तथा मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, ये वहाँ की व्यवस्थापिका में काम कर रहे थे और वहाँ की व्यवस्थापिका के सदस्यों के रूप में वो काम कर रहे थे, तो उनकी सदस्यता छोड़ देती है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मदन मोहन मालवीय तथा मोहम्मद अली जिन्ना व्यवस्थापिका के सदस्यों से त्यागपत्र दे देते हैं, यानी कि अब वो अंग्रेजों के अधीन काम करना बंद कर देते हैं। अगला है कि इस कानून के विरोध में देशव्यापी आंदोलन होने लगा। अब यानी कि ये कानून की वजह से अब देश के कोने कोने में ये विरोध होने लगा कि भैया ये जो कानून है इसको वापस ले जाओ, हम लोग इसका पालन नहीं करेंगे, हम लोग इसको नहीं मानेंगे। लेकिन गांधी जी की बातें आगे यहाँ पर आपको पता है कि गांधी जी शुरुआत में 1917 से वो एकदम एक्टिव आंदोलन को लेकर, और वो कहीं ना कहीं गांधी जी की पहचान अब भारत में हो चुकी है। गांधी जी को सभी लोग जानने लगे हैं और गांधी जी की का जो जोश है एकदम चरम पे था। अब वो वहाँ पर चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के बाद वो फिर से सत्याग्रह करने के मूड में आ गए हैं और वो भी यहाँ पर अब भारत के देशवासियों को एकत्रित करते हैं और आह्वान करते हैं कि आओ मेरे देश प्रेमियों, हम लोग मिल करके इसका विरोध करते हैं। और गांधी जी भी यहाँ पर एकदम सक्रिय भूमिका निभाते हैं मेरे भाई। तो आइए गांधी जी को भी देखते हैं कि गांधी जी यहाँ पर अपना किस प्रकार से रोल अदा करते हैं। तो महात्मा गांधी ने व्यापक हड़ताल का आह्वान कर दिया, यानी कि उन्होंने भारतीयों के सपोर्ट से उन्होंने आह्वान कर दिया हड़ताल करने का। एकदम भयंकर हड़ताल करने के मूड में वो आ चुके हैं मेरे भाई। अब इस रॉलेट एक्ट में जो था, ये जो रॉलेट एक्ट था गांधी जी के द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय स्तर का प्रथम आंदोलन था मेरे भाई। गांधी जी का जो प्रथम आंदोलन, अगर केवल पूछा जाए कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन, तो वह चंपारण आंदोलन सन 1917 का। ठीक है मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया प्रथम आंदोलन कौन है मेरे भाई, तो वो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलाया गया सत्याग्रह। ठीक ना, रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलाया गया सत्याग्रह, जिसको कहा जाता है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। ठीक है मेरे भाई। तो ये था इनका राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया प्रथम आंदोलन। अब 24 फरवरी 1919 को महात्मा गांधी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किए। इन सभी को देखते हुए गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को मुंबई में एक सत्याग्रह सभा की क्या करते हैं, आयोजन करते हैं मेरे भाई, जिसको रॉलेट सत्याग्रह सभा कहा गया था। अब इस सभा में यह निर्णय लिया गया, ये तय किया गया था कि रॉलेट एक्ट का जो विरोध है हम लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर करेंगे। यानी कि इससे जो ये सभा बुलाई गई थी गांधी जी के द्वारा 24 फरवरी 1919 को, इसमें यह तय तमाम हो गया था कि हम भारतीय लोग इसका विरोध तो करेंगे, लेकिन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के करेंगे, हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि आगे चलकर एक बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन हो जाता है, हड़ताल हो जाता है, जिससे कि बाद में चलकर गांधी जी को अपना यह आंदोलन बंद करना पड़ जाता है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो यही कहानी है कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग का विरोध कुछ सुधारवादी नेताओं ने किया। जब गांधी जी ने ये बोला कि हम लोग ना कि इसका तो विरोध करेंगे, लेकिन उग्र होकर नहीं, शांतिपूर्वक सत्य और अहिंसा के मार्ग पर बिना हथियार उठाए हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन कुछ सुधारवादी नेता जी थे, ठीक ना, कुछ सुधारवादी नेता जो थे, उन्होंने इनके इस सत्य और अहिंसा वाले मार्ग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि क्या गांधी जी, आप क्या यहाँ पर अहिंसा की बात कर रहे हैं, अंग्रेज हमारे पर हिंसा पे हिंसा किए जा रहे हैं और आप अहिंसा की बात कर रहे हैं। हम इस अहिंसा को नहीं मानते हैं। हम तो भैया जिस तरीके से अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम लोग भी मुंह तोड़ उनका जवाब देंगे। गांधी जी ने उनको समझाया, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अगर हम अपने हक मांगे तो कहीं ना कहीं वो हमें मिलेगा। ये क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे मेरे भाई, इसलिए वो हिंसा करना नहीं चाहते थे।
ठीक है ना, फिर भी जाने अनजाने में यहाँ हिंसा हो जाती है। आइए देखते हैं, तो वही कहानी यहाँ है कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग का विरोध कुछ सुधारवादी नेताओं ने किया। अब वो कौन कौन से नेता थे, ये भी हमारे क्वेश्चन में आते रहते हैं कि कौन कौन से नेता थे जिन्होंने रॉलेट एक्ट के समय गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग का विरोध किया था। तो उसमें से सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रमुख नाम आता है मेरे भाई, तेज बहादुर सप्रू, ये भी महत्वपूर्ण नाम है, और उसके बाद श्रीनिवास शास्त्री, ऐसे तमाम, ठीक है ना, ऐसे तमाम सुधारवादी नेता थे जिन्होंने गांधी जी के सत्य और अहिंसा मार्ग का विरोध किया था। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री को। अब इस आंदोलन में क्या था कि इन्होंने तो इनका विरोध किया, लेकिन इस आंदोलन में होम रूल लीग के जो सदस्य थे उन्होंने गांधी जी को पूरा का पूरा समर्थन दिया था। तो यही कहानी यहाँ है कि इस आंदोलन में गांधी जी को बड़े पैमाने पर होम रूल लीग के सदस्यों का समर्थन मिला। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब रॉलेट एक्ट भारत में आया था तो गांधी जी के द्वारा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्याग्रह जब आरंभ किया गया था तो वहाँ पर उस सत्याग्रह का विरोध किसने किया? तो आपको बताना पड़ेगा कि विरोध किसने किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री। फिर पूछा जाता है कि इनका समर्थन किसने किया था, तो समर्थन में आपको बताना पड़ेगा होम रूल लीग के सदस्यों ने। तो होम रूल लीग के सदस्यों ने इनका समर्थन किया था मेरे भाई। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो मेरे भाई ये सभी तमाम चीज़ें जब हो ही रहा था तो इसी के बीच क्या होता है, जलियांवाला जनसंहार हो जाता है। जलियांवाला जनसंहार के पीछे केवल और केवल कारण है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ही जिम्मेदार है हमारे देश के अंदर जलियांवाले बाग हत्याकांड की जनसंहार के मेरे भाई। ना ये रॉलेट एक्ट आया होता, ना इतना बड़ा त्रासदी हुआ होता हमारे देश के अंदर मेरे भाई। ये रॉलेट एक्ट ही है जो इतना काला कानून है, गंदा कानून है मेरे भाई। तो आइए हम लोग बात करते हैं ये जलियांवाला हमारा जो नरसंहार हुआ है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। तो जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया गया है, और इस सत्याग्रह के चलते क्या है कि दिल्ली के आसपास और बाकी जगह स्थानों पर क्या हो जाता है, हड़ताल हो जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर हड़ताल हो जाता है और गांधी जी को जेल बंद कर दिया जाता है। उठा के उनको गांधी जी को जेल में बंद कर दिया जाता है, जिससे गांधी जी ने बोला था कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर आंदोलन करेंगे, लेकिन यहाँ हिंसा हो जाती है दिल्ली में। और इस हिंसा के चलते गांधी जी ने अपना ये जो आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन, उसको वापस ले लेते हैं। और फिर आगे चलते यहाँ पर यही कहानी है। कहा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 विरोध में हड़ताल के दौरान दिल्ली और कुछ स्थानों पर क्या है कि भारी हिंसा के कारण गांधी जी को जेल जाना पड़ा और गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लिया मेरे भाई। क्योंकि ये सीधे बोले थे शुरू में ही कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर ये हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के आसपास बहुत भारी मात्रा में हिंसा हो जाती है, जिससे गांधी जी को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। और बाद में गांधी जी जब जेल से छूटकर आते हैं तो उन्होंने अपने इस सत्याग्रह आंदोलन को वापस कर लेते हैं। फिर आगे चलकर 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू, ठीक है ना, ये नाम याद रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ठीक है ना, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल का गिरफ्तारी हो जाता है। इस गिरफ्तारी के चलते क्या होता है कि लोगों ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया। लोगों ने इस गिरफ्तारी का क्या किया, विरोध किया। इसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर पंजाब में मेरे भाई, यहाँ लोगों की एक भीड़ जमा होने लगी। इनके ये जो हमारे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी हैं, इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा, एक झुंड पूरा का पूरा जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है मेरे भाई, जो पंजाब में स्थित है आज के समय में, वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। अब इस भीड़ को देखकर वहाँ पर जो अंग्रेजी सरकार की हुकूमत थी, अब वहाँ पर जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो जनरल डायर है, जनरल डायर इतने बड़े मात्रा में भीड़ उसने देखा और क्या किया कि उस भीड़ पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे देता है जनरल डायर।
तो जनरल डायर जब ये आदेश देता है तो उसमें क्या होता है, अंधाधुंध गोलियां चलती हैं और हजारों लोग मारे जाते हैं, जिसमें बहुत सारी महिलाएं और बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है मेरे भाई। जो इसी को हम लोग आगे क्या बोलते हैं मेरे भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। यहाँ पर यह हत्याकांड हुआ था मेरे भाई, यही कहानी यहाँ है कि इन सब के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जनरल डायर ने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिससे हजारों लोग मारे गए और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हो जाती है मेरे भाई। आई होप आपको बात ध्यान देना पड़ेगा। ये घटना कब हो रही है, इसको ध्यान दीजिए मेरे भाई। ये घटना हो रही है 13 अप्रैल 1919। ये है 13 अप्रैल 1919। इसी दिन सैफुद्दीन किसलू और उसके बाद सत्यपाल जी को क्या करते हैं, अंग्रेज गिरफ्तार करते हैं। तो इसी गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा होते हैं जलियांवाले बाग में, और जनरल डायर ने उनके ऊपर गोलियां चलवा देता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है मेरे भाई, जो हमारे इतिहास में जलियांवाले बाग जनसंहार के नाम से जाना जाता है। तो जलियांवाले बाग जनसंहार के पीछे का कारण क्या है मेरे भाई, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट है इसका कारण मेरे भाई। तो मेरे भाई इस तरीके से आपने सभी चीज़ों को देखा कि रॉलेट एक्ट कैसे बना, क्यों बना, उसके पीछे कारण क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, उसके बाद उसकी विशेषता क्या थी, उसका विरोध क्यों हो रहा था, और उस विरोध के चलते इतना बड़ा जनसंहार कैसे हो गया, जिसको हम लोग आज जलियांवाला बाग जनसंहार के नाम से जानते हैं मेरे भाई। आई होप आपको पूरी बातें क्लियर कट हो गई होगी। तो मेरे भाई आज के क्लास में केवल इतना ही था आप लोगों के लिए। तो बाकी ऐसे ही हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते रहेंगे मेरे भाई। यदि आपको मेरा इस प्रकार से समझाना पढ़ाना जरा भी पसंद है मेरे भाई, तो सो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने तमाम मित्रों में शेयर कीजिए मेरे भाई। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं मेरे भाई, सो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।